वेलकम बैक टू द डेली हिंदू एनालिसिस। आज का जितना भी इम्पोर्टेंट है हिंदू में आर्टिकल आया वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो है ये है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उन्होंने डिस्कवर किया है बुद्धिज्म केव्स, स्तूपाज और ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस, और जो कि 2nd सेंचुरी का है, और हिंदूज टेम्पल जो कि 9th और 11th सेंचुरी का है। कहाँ पर उन्होंने ये सब डिस्कवर किया है? तो एक टाइगर रिजर्व है, ठीक है, जिसका नाम है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में। वहाँ पर ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उन्होंने ये सब की खोज की है। हमें पता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो पुराने ज़माने की चीज़ों का खोज करता है, जैसे कि इंडस सिविलाइजेशन हो गया, उसका भी खोज जो है ASI के द्वारा ही किया गया था। तो ये हमारे GS पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये न्यूज़ क्या है? तो न्यूज़ हम लोगों ने अभी देखा कि जो बुद्धिज्म में ब्राह्मी स्तूपाज है और हिंदूज टेम्पल जो है वो सब की खोज जो है की गई है ASI के द्वारा। कहाँ पर? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, वहाँ पर जो है ये सब की खोज की गई है। पिक्चर में भी दिखाया जा रहा है। अब इस आर्टिकल में ये भी बताया जा रहा है कि जो भी हम लोग को जो भी मिला है टेम्पल्स वगैरह वो थोड़ा सा टूटा हुआ भी है। उसके बाद यहाँ पे वाड़ा स्कल्पचर भी पाया गया है। वाड़ा स्कल्पचर जो है वो लॉर्ड विष्णु का एक वन ऑफ द अवतार है। टोटल हम लोग को पता है कि 10 अवतार होता है, उसमें से एक अवतार जो है वो वाड़ा स्कल्पचर होता है। तो यहाँ पर जो है दिया हुआ है कि एक वाड़ा स्कल्पचर भी फाइंड किया गया है ASI के द्वारा, ठीक है। 18 ईयर पहले जो है बहुत सारा स्कल्पचर वगैरह फाइंड आउट किया गया था ASI के द्वारा, हम लोग को पता है, ठीक है। उसके बाद जो है गुफा के बारे में इस पूरे आर्टिकल में बताया गया कि बहुत सारा गुफा पहले भी मिला था और अभी भी मिला है। टोटल 76 गुफा जो है वो अभी तक मिल चुका है, ठीक है। 2nd सेंचुरी के टाइम से अभी तक का टोटल देखा जाए तो 75 जो है वो टोटल गुफा मतलब कि हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ये पूरे आर्टिकल में न्यूज़ क्या था रिसेंटली वो हम लोगों ने जान लिया। अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे 2 चीज़। पहला है ASI जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और दूसरा है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पहले हम लोग इसका मैप देख लेते हैं कि कहाँ पे बांधवगढ़ जो है एग्जैक्टली है मध्य प्रदेश में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ स्थित है, ठीक है। उसके बाद जो है सेकेंडली हम लोग देखेंगे कि कि एक विष्णु अवतार के बारे में हम लोगों ने देखा कि टोटल जो है वो 10 विष्णु अवतार होता है, जिसमें से अभी एक फाइंड आउट जो किया गया है वो वाड़ा स्कल्पचर है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये 3rd नंबर जो है ये वाड़ा स्कल्पचर है। इसमें आप लोग फेस भी देख सकते हैं, इस टाइप का रहता है। तो ये फाइंड आउट इस बार किया गया है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो ASI इंपॉर्टेंट है और ये टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में वो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बांधव टाइगर रिजर्व के बारे में। बांधव टाइगर रिजर्व जो है वो 1968 में ये नेशनल पार्क हुआ करता था। फिर 1993 में जो है इसको डिक्लेयर कर दिया गया टाइगर रिजर्व, ठीक है। डिक्लेयर कर दिया गया क्या? इसको एक टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद इसके बारे में अगर हम लोग जाने तो कहाँ से हम लोग को पता चला इसके बारे में? तो ये एक एंशिएंट बुक है नारद पंचतंत्र और शिव पुराण, उससे हम लोगों को जो है इसके बारे में पता चला है कि ये जो टाइगर रिजर्व है इसके बारे में हम लोग इसी एंशिएंट बुक से जो है वो पता चला है। उसके बाद बहुत सारा मेजर डायनेस्टी था जो कि इसको संभालते आया है अभी तक। उसके बाद जो है अगर हम लोग इसके जोग्राफिकल एरियाज़ के बारे में बात करें तो ये कहाँ पर है? तो एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर जो है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर ये जो है स्थिर है। अभी हम लोगों ने लोकेशन जो है उसको देखा, और ये जो है नॉर्थ एज ऑफ द सतपुड़ा माउंटेन रेंज के पास में है। इसका क्लाइमेट का बात करें तो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेटिक जोन है इसका। और इसमें जो है वो कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? तो बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो लार्ज नंबर ऑफ टाइगर जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। देयर आर मोर देन 22 स्पेसीज ऑफ मैमल्स एंड 250 स्पेसीज ऑफ बर्ड। स्पेशल इसमें क्या क्या फाउंड किया जाता है? तो एशियंटिक जैकाल, बंगाल फॉक्स, स्लोथ बियर, ये सब टाइप के जो भी जानवर हैं वो यहाँ पाए जाते हैं, स्पेशल पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है ASI जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ASI का फुल फॉर्म क्या है? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। हम लोग को पता है कि ASI जो है वो क्यों यूज किया जाता है। तो ASI जो है एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आर्कियोलॉजिकल रिसर्च करता है, साइंटिफिक एनालाइजेशन करता है, एक्सकेवेशन करता है, पुराने ज़माने का जो भी चीज़ होता है पुराने ज़माने का वो सब का एक्सकेवेशन खोज करने का काम जो होता है ASI का होता है। ये किसके
अंडर में आता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के अंडर में आता है। और एएसआई जो है वो फाउंड किया गया था 1861 में, और अलेक्जेंडर कनिंग जो थे वो पहले डायरेक्टर जनरल थे, उन्हीं के द्वारा एएसआई को जो है वो फाउंड किया गया था। 2004 में यूपीएससी में एक क्वेश्चन भी आया हुआ है आर्कियोलॉजिकल सर्वे को लेकर के। क्या क्वेश्चन है? तो द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अटैच्ड ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो किस मिनिस्ट्री से बिलोंग करता है। तो पहला ऑप्शन है कल्चर, दूसरा ऑप्शन है टूरिज्म, तीसरा ऑप्शन है साइंस एंड टेक, और चौथा ऑप्शन है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो अभी हम लोगों ने ऊपर में देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अटैच्ड है। तो ये जो आंसर है हमारा कौन सा हो जाएगा? ए आंसर जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये इम्पोर्टेंट है। 862 मोर डेंगू केसेस जो है वो देखने को मिला है और इसको इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। ऑफिशियली रिपोर्ट किया गया है कि 2018 से अभी तक का जो है केसेस डेंगू का सबसे हाईएस्ट है। और डॉक्टर जो है वो सब बोली है कि मतलब डॉक्टर सब का कहना है कि इसके रिगार्डिंग जो है अवेयरनेस थोड़ा फैलाया जाए, क्योंकि डेंगू का केसेस जो है आए दिन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो दिल्ली से बिलोंग करते हैं और बहुत सारे अलग अलग सिटीज़ से बिलोंग करते हैं। अब ये जो है हम लोगों ने न्यूज़ देख लिया कि वो क्या है। बाकी जो है डेंगू इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो डेंगू जो है वो एक आपको मच्छर से काटने वाला एक ट्रॉपिकल डिजीज़ है, जो कि किस वायरस से काटने से होता है? तो डेंगू एक वायरस है। कौन सा? जेनस फ्लैब्रस एक वायरस है, उसी के द्वारा काटने से डेंगू हो जाता है, जो कि ट्रांसमिट होता है बहुत सारे स्पेसीज होता है मॉस्किटोज से, जैसे जेनस एडिस, उसके द्वारा जो है वो ट्रांसमिट होता है ह्यूमन में। जब ह्यूमन को वो काटता है तो वो डेंगू हो जाता है। अब जो है मॉस्किटो जो है वो क्या क्या और ट्रांसमिट करता है? मॉस्किटो से और भी बहुत सारी बीमारी होती है, जैसे चिकनगुनिया हो गया, येलो फीवर हो गया, चीका इन्फेक्शन हो गया। तो ये सब चीज़ जो है वो मॉस्किटो से होता है। दे आर 4 डिस्टिंक्ट बट क्लोजली रिलेटेड। अब बहुत कुछ है जो इससे होता है डेंगू वायरस। डेंगू से जो है डेंगू जो कॉज करता है उसका बहुत सारा मतलब कि हम लोग उसको डिफरेंट सेपरेट ग्रुप्स में बांट दिए हैं, जैसे डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4। अब इसका सिम्टम्स क्या क्या है? तो सडन हाई फीवर आना, सीवियर हेडेक होना, पेन आँख के पीछे जो है दर्द होना, बोन और जॉइंट में बहुत ज़्यादा दर्द होना, मसल्स में पेन होना, ये सब इसका जो है वो सिम्टम्स है। अब इसके ट्रीटमेंट की अगर हम लोग बात करें तो अगर आप लोग को थोड़ा सा भी सिम्टम्स लगता है तो जा करके इसका ब्लड टेस्ट करवाना होगा सबसे पहले, जिससे कि पता चलेगा कि डेंगू है। उसके बाद तब डेंगू का इलाज होगा। उसके बाद इसका कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है डेंगू को ट्रीट करने का, जो भी डॉक्टर जो है वो मेडिसिन प्रोवाइड करेगा वो खाने से ठीक हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखें अगर हम लोग तो लंपी स्किन के बारे में यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट वेडनेसडे को दिल्ली गवर्नमेंट को और म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली को जो है दिल्ली का जो पिटीशन डाला गया था उस पर रिस्पॉन्स की है। ठीक है, बहुत सारा लंपी स्किन डिजीज जो है उसका केसेस देखने को मिला है, तो उसी के रिगार्डिंग जो है ये पूरा न्यूज आया है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं कि लंपी स्किन डिजीज जो है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। किस में फैला हुआ है? तो काउज वगैरह में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। जितने भी काव हैं वो सबके स्किन पे जो है वो पैचेस जैसा हो जाता है, दाग जैसा हो जाता है, और उनको हाईली मतलब बहुत ज़्यादा फीवर हो जाता है और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाता है, जिसके कारण जो है वो मिल्क प्रोड्यूस करने में भी बहुत दिक्कत आने लगती है और बहुत सारी गायें जो हैं वो मर भी चुकी हैं इसके कारण। ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा अभी रिसेंटली देखने को मिला है। तो लंपी स्किन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जो है ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि 1000 से ज़्यादा बहुत सारी जो गायें हैं वो अक्रॉस गुजरात में इन्फेक्ट हो चुकी थी लंपी स्किन डिजीज़ से। शुरुआत जो है वो गुजरात से ही हुआ है। अब लंपी स्किन डिजीज़ क्या है और उसका कॉजेस क्या है? तो लंपी स्किन डिजीज़ जो है वो इन्फेक्शन होता है जो कि कैटल या फिर वाटर बफेलोज वगैरह में फैलता है। ये जो है वायरस का नाम है पॉक्स वायरस लंपी स्किन डिजीज वायरस, जिसके द्वारा जो है ये डिजीज कॉज होता है। अगर हम लोग फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो टोटल जो है मोर्टेलिटी रेट जो है वो लेस देन 10% है इसमें। लंपी स्किन डिजीज जो है वो पहली बार कहाँ देखा गया था? जो जम्बिया है 1929 में, वहाँ पे देखा गया था पहली बार ये स्किन डिजीज। और उसका रिजल्ट जो है वो एक इंसेक्ट्स के काटने से जो है इस
ये पूरा जो है वो फैल गया था। उसके बाद इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो इसका ट्रांसमिशन जो है वो बाइटिंग इंसेक्ट से ही होता है। कोई भी जानवर होगा या इंसान होगा, उसको कोई जो उड़ता हुआ जैसे इंसेक्ट्स होता है, जैसे कि मच्छर हो गया, वो काट लिया तो उससे जो है ये बीमारी फैल जाता है। जैसे मॉस्किटो बाइटिंग फ्लाइज हो गया, उससे लंपी स्किन डिजीज जो है वो फैल रहा है। सिम्टम्स क्या क्या है, तो सिम्टम्स मैंने बताया, बहुत ज़्यादा फीवर हो जाना, फ्लूइड वगैरह मुंह से आना, आँख से आना, नोज से आना, फिर सलाइवा का माउथ से गिरना, उसके बाद ये सब चीज़ जो है, और बॉडी पे स्पैसेस हो जाना, तो ये सब जो है वो सिम्टम्स होता है लंपी स्किन डिजीज का। ठीक है, उसके बाद एनिमल जो है वो अपना खाना बंद कर देते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, चिवाने में फेस करते हैं। फिर मिल्क प्रोडक्शन जैसे कि मैंने बताया उसमें रिडक्शन देखने को मिलता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना, ताकि जो है थोड़ा सा लोग को राहत मिल सके। कोई स्पेसिफिक ड्रग्स इसके लिए अभी तक नहीं आया है, लेकिन एक ही ट्रीटमेंट है कि जो कैटल है उसका प्रॉपर केयर किया जाए, अच्छे तरीके से स्प्रे वगैरह दिया जाए, और जितना भी एंटीबायोटिक्स होता है वो सब ये लोग को प्रोवाइड किया जाए, ताकि थोड़ा सा जो है आराम मिले। फिर कुछ पेन किलर्स भी दे सकते हैं, ताकि जो भी अफेक्टेड एनिमल्स है वो सबको थोड़ा सा दर्द से राहत मिले, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पेन भी होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम लोग देखते हैं, सेंटर्स बैन PFI 8 फ्रंट बॉडीज फॉर 5 years अंडर UAPA। तो यहाँ पे UAPA के बारे में बात हो रहा है, बहुत टाइम से UAPA जो है वो न्यूज़ में है। तो एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है, तो PFI एक पॉपुलर, PFI का फुल फॉर्म का अगर हम लोग बात करें तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। ये एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एसोसिएशन है, जिसमें कि ये क्या करता है कि मुस्लिम के लिए आवाज़ उठाता है, या जो भी आदमी जो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते हैं उसके रिगार्डिंग आवाज़ उठाने का काम जो है उसके लिए काम करता है PFI। ठीक है, तो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो कि अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट आते हैं, उन्होंने PFI को 5 साल के लिए बैन कर दिया है। कल के न्यूज़ में ही, मतलब कल ही ये नोटिफिकेशन आया था गवर्नमेंट के द्वारा कि इसको बैन कर दिया गया है। और किस एक्ट के अंदर बैन किया गया है, तो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ जो है उसके अंडर जो है इसको बैन कर दिया गया, UAPA के अंडर में इसको बैन कर दिया गया। अब ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पता लगा इन्वेस्टिगेशन के द्वारा कि इसका जो है वो हिंसा से इसका कुछ लिंक है। फिर कंट्री से बाहर जो भी टेररिस्ट वगैरह रहते हैं उससे भी इसका लिंक देखने को मिला है। उसके बाद एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ इनके द्वारा किया जाता है। और चौथा अगर हम लोग बात करें तो चौथा जो है इसमें हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस है उसके अगेंस्ट भी बहुत सारा काम जो है इसके द्वारा किया जाता है। हमारा जो भी ये है एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ है उसमें भी इसका हाथ जो है वो देखा गया। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो इसका हेडक्वार्टर जो PFI का है वो दिल्ली देखने को मिलता है, लेकिन ये ऑपरेट जो है वो केरला से किया जाता है। अब जो है इसको बैन करने से क्या फ़ायदा होगा, तो बैन करने से फ़ायदा ये होगा कि फंडिंग जो भी इसको मिलता है, जिसके मतलब फंडिंग जो भी मिलता है इस एसोसिएशन को जिससे ये काम करता है वो बंद हो जाएगा। तो जब पैसा ही नहीं रहेगा तो कोई भी काम नहीं होगा। उसके बाद ऑफिस आप फोटो में देख सकते हैं पूरे तरीके से सील है, तो ऑफिस जो है वो पूरे तरीके से सील हो गया है, तो जिसका मतलब कि काम जो भी है वो सब अब नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा, तो ये स्टॉप हो जाएगा यहीं पे। अब ये सब कुछ जो है हम लोग को किससे पता चला, तो यहाँ पे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो कि PFI को बैन करवाने में सबसे महत्वपूर्ण जो है इसका योगदान है। अभी तक जो है बहुत सारा हम लोगों ने न्यूज़ देखा कि बहुत जगह पे रेड पड़ा है, और बहुत सारे जो 100 ऑफ लीडर्स हैं उनको अरेस्ट किया गया NIA के द्वारा, और बहुत सारे एजेंसीज को भी NIA के द्वारा जो है वो अरेस्ट किया, मतलब ये बैन करवाया गया है। तो उसमें से एक जो है वो PFI भी है, जिसका फुल फॉर्म है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसको कि फाइनली हम लोगों ने मतलब कि सबने बैन करवा दिया, क्योंकि PFI का जो है वो लिंक देखने को मिला था बहुत सारे ऐसे चीज़ों से जो कि सही नहीं है, जैसे कि टेररिस्ट हो गया, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कुछ काम जो हो गया उसमें अगेंस्ट इसका देखने को मिला था। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है UAPA हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देख लेते हैं UAPA क्या है। UAPA का फुल फॉर्म होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। अब जो है इसका GS पेपर 3 से जो है GS पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। UAPA जो है वो UAPA जो है उसको पास किया गया था 1967 में। इसका एम क्या था कि ये प्रिवेंट करे जो भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हो रहा है इंडिया में, उसको जो है प्रिवेंशन प्रोवाइड करने का काम इसका था। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ का मतलब क्या हुआ कि कोई भी इंडिविजुअल या फिर एसोसिएशन जो है वो हमारे कंट्री के
इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को अगर नुकसान पहुंचा रहा है तो वैसे को हम लोग अनलॉफुल एक्टिविटीज़ कहते हैं। उसके बाद जो है ये इसमें क्या क्या सज़ा है, तो इसमें आपको डेथ पेनल्टी भी मिल सकता है और लाइफ टाइम इम्प्रिजन भी दिया जा सकता है। ये इसमें हाईएस्ट पनिशमेंट देखने को मिलता है। उसके बाद जो है यूएपीए में बोथ इंडियन एंड फॉरेन नेशनल दोनों को जो है वो चार्ज किया जा सकता है। इंडिया के आउटसाइड भी हैं, अगर फॉरेन लैंड पे भी हैं और उन्होंने कोई क्राइम कमिट किया तो उसको जो है वो चार्ज किया जा सकता है यूएपीए के तहत, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें और क्या क्या है इम्पोर्टेंट हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो है ये एक्ट जो है वो एम्पावर करता है डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कि वो अप्रूवल प्रोवाइड करे सीज करने के लिए और कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह जो है उस पर इन्वेस्टिगेशन बैठाने के लिए ये सब पावर जो है वो प्रोवाइड करता है। ये वाला ये जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ है वो पावर प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो है ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ जो है वो पावर जो है ऑफिसर्स एनआईए के ऑफिसर्स को भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसका रैंक जो है इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर से अबव हो वो सब भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। तो ये सब पावर इसको भी प्रोवाइड करता है। तो ये सब जो था इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जिसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से देख लिया। एक चीज़ और है कि ये एक्ट जो है वो पूरा पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ताकि वो जो है इस एक्टिविटीज़ को देखें और इस एक्टिविटीज़ अगर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ है तो उसको डिक्लेयर कर दें कि वो बैन है या फिर जो भी वो डिसीजन ले। तो ये सब पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है। जैसा कि हम लोगों ने न्यूज़ में देखा कि अभी पीएफआई जो है उसको बैन कर दिया गया और किसके द्वारा ये जो है न्यूज़ आया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा जो है ये नोटिफिकेशन आया है। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है वो अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट ही आती है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो पीएफआई जैसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन है अगर वो कुछ अगेंस्ट कर रहा है कंट्री के तो उसको बैन कर सकती है यूएपीए एक्ट के तहत। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं ईस्टर्न कमांड्स एक्स चीफ अनिल चौहान इज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो हम लोग को पता है कि अनिल चौहान जो है फॉर्मर जनरल ऑफिस कमांडिंग इन चीफ रह चुके हैं, ठीक है, ये रिटायर्ड हो चुके हैं। तो इनको जो है अब सीडीएस ऑफिसर बना दिया गया है, ठीक है। सीडीएस का फुल फॉर्म है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो इनको जो है अब ये बना दिया गया है। तो ये द पोस्ट जो है बहुत टाइम से वैकेंट था, ठीक है। पहले जो सीडीएस बिपिन रावत है उनके डेथ के बाद ये पोस्ट जो है काफ़ी टाइम से वैकेंट था, कोई भी किसी को भी नहीं बैठाया जा रहा था इस पोस्ट पे। तो फाइनली जो है इनको डिक्लेयर कर दिया गया, अपॉइंट कर दिया गया अनिल चौहान को एज ए सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब एज ए सीडीएस जो है अनिल चौहान जी वर्क करेंगे। तो ये हमारे वनडे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी वनडे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सऊदी अरेबिया जो है वहाँ पे प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो है उनको अपॉइंट किया गया है एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो मोहम्मद बिन सलमान को एज ए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है, कहाँ पे, सऊदी अरेबिया में। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है वनडे एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, जयशंकर जो है और यूएसएनएसए जो है उन्होंने साथ में मिल करके डिस्कशन किया है, कुछ स्ट्रैटेजिक टाइज हुआ है। फिर यूक्रेन वार को लेकर के भी कुछ डिस्कशन हुआ है। तो किसके किसके बीच डिस्कशन हुआ है, तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर साहब के साथ वाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलेवान जो है वो दोनों मिल करके वेडनेसडे को डिस्कशन किए हैं। डिस्कशन जो है वो रिलेटेड है क्या क्या से, तो यूएस और इंडिया का जो भी पार्टनरशिप है उसको लेकर के डिस्कशन है, यूक्रेन वॉर को लेकर डिस्कशन है, फिर इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर के ये लोगों ने डिस्कशन किया है। उसके बाद जो है बहुत कुछ डिस्कशन किया गया है, जैसे इन्होंने अपना वो व्यूज़ जो है उसको एक्सचेंज किया है, जैसे कि रीजनल और ग्लोबल प्रायोरिटी में किसको रखना चाहिए उसके रिगार्डिंग, फिर इंडो पैसिफिक रीजन के रिगार्डिंग, साउथ एशिया एंड गल्फ के रिगार्डिंग भी कुछ डिस्कशन हुआ है। इस मीटिंग में जो है वो रशिया यूक्रेन के वॉर को लेकर के भी डिस्कस हुआ कि उससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है फूड और एनर्जी सिक्योरिटीज़ पे, ये सब के बारे में भी डिस्कशन हुआ है। उसके बाद G20 का मीटिंग जो हुआ था वो जो आने वाला है उसको लेकर के भी दोनों ने मिल कर के डिस्कस किया है और कुछ जो है वो बातें शेयर की है एक दूसरे से। तो उसी के रिगार्डिंग जो है ये पूरे आर्टिकल में दिया हुआ है कि क्या क्या उन लोगों ने डिस्कशन किया है और ये मीटिंग मतलब कब हुआ था। तो वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट हमारे लिए यहाँ पे क्या हो जाता है, तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए यहाँ पे जो है वो हो जाता है
इम्पोर्टेंट हमारे लिए यहाँ पे बस इतना है कि अभी मीटिंग हुआ है तो वो हम लोग को जानना चाहिए था। नेक्स्ट देखते हैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल। नेक्स्ट है कि वेंकट रमनी जो है उनको अपॉइंट किया गया है एज अटर्नी जनरल, जो कि बताया गया है लॉ मिनिस्टर के द्वारा। हम लोग को पता था कि अटर्नी जनरल जो है वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। द्रौपदी मुर्मू है अभी हमारी प्रेसिडेंट, तो उन्होंने अपॉइंट किया है आर वेंकटरमणी को, ठीक है, एज ए अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऐसा जो है अभी लॉ मिनिस्टर के द्वारा अनाउंस किया गया है। अब हम लोग को पता है कि के वेणुगोपाल जो है उनका वो पहले अभी एज ए अटर्नी जनरल अभी के टाइम पे एज ए अटर्नी जनरल हैं, लेकिन उनका टर्म जो है वो ख़त्म होने वाला है 30 सितंबर को, इसीलिए जो है वो वेंकटरमणी को नेक्स्ट जो अटर्नी जनरल है वो बनाया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है वनडे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट जो है वो क्या है, तो नेक्स्ट है रीडिस्कवरिंग द बे ऑफ बंगाल। एक बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है हमारा अभी का, बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो जिसको हम लोगों को पढ़ लेना चाहिए कि क्या एग्जैक्टली है इसमें। तो इसमें ये दिया गया है कि इसमें बे ऑफ बंगाल के बारे में पूरा बताया गया है कि बे ऑफ बंगाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे एशिया में। उसके बाद बिम्स्टेक मीटिंग भी हुआ था हाल में, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी जी जो हैं उन्होंने अनाउंस किया था CBS क्या है, तो सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज़, जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी में होने वाला है। अब CBS जो है वो क्या होता है, तो CBS जो है एक स्टडी करेगा पार्टिकुलरली उस एरिया का, जैसे कि बे ऑफ बंगाल एरिया है, उस पर्टिकुलर वहाँ का स्टडीज़ करेगा, जो कि स्टडी करके बताएगा कि वहाँ पर का जो मैरीटाइम है, इकोलॉजी वगैरह है वो कैसा है। उसके बाद CBS जो है वो कोलैबोरेशन करेगा दूसरे अदर कंट्रीज से मैरी टाइम के रिगार्डिंग, इकोलॉजी के रिगार्डिंग, और जितना भी चीज़ हो जाता है उसके रिगार्डिंग जो है वो कोलैबोरेशन करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेड के रिगार्डिंग, कनेक्टिविटी, मैरी टाइम सिक्योरिटी, मैरी टाइम लॉ, कल्चरल हेरिटेज और ब्लू इकोनॉमिक्स वगैरह का जो है अपॉर्चुनिटी जो भी बे ऑफ बंगाल रीजन है उसमें आएगा। कोलैबोरेशन करने से ये एक फ़ायदा होने वाला है। उसके बाद जो है बहुत सारे कंट्री भी इससे कनेक्टेड होने वाली है। हम लोग को पता है बे ऑफ बंगाल जो है वो कॉमर्स हब है अभी के टाइम पे। ये जो है बे ऑफ बंगाल इंडियन ओशियन के अंडर में आता है। यहाँ पर जो है वो ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड से काफ़ी ट्रेड होता है, बीच में ही ये रहता है, तो बहुत सारा जो है वो ट्रेड यहीं से होता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीजन हो जाता है, इसीलिए इसके बारे में मतलब इस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके रिगार्डिंग जो है वो CBS को लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी के द्वारा, ताकि जो है इस पर पूरे की पूरी नज़र बैठा के रखा जाए और इस पर ध्यान दिया जाए। जहाँ पे भी कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको टैकल किया जाए, इसीलिए CBS को जो है वो बनाया गया है। अब मेन प्रॉब्लम क्या है, तो मेन प्रॉब्लम जो है यहाँ पे देखने को मिलता है तो वो क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज जो है वो एक प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको टैकल करने के लिए कोलैबोरेशन किया गया, लॉन्च किया गया CBS को बे ऑफ बंगाल में, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स भी आकर के मिलती है। फिर यहाँ पे मैंग्रोव्स भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद मैरीन जो है इकोलॉजी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसीलिए इस जो प्रॉपर जो ये जोन है इस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे के पूरे एशिया में। तो एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी पे पूरा आर्टिकल जो है वो प्रोवाइड किया गया है, जिसको हम लोगों ने शॉर्ट में समझ लिया। तो ये जो था ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सारा जो आर्टिकल है हम लोगों ने आज कवर अप कर लिया। आशा है मुझे आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।